हेलो। जैसा कि कल मैंने बताया कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी कल डिटेल में बताया गया कि कंक्रीट होता क्या है और इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीकी क्या है। जो कंक्रीट की टेक्नोलॉजी है या कंक्रीट की तकनीक क्या है, मैंने बेसिक चीजें बता दी थी कल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट तकनीक, कंक्रीट की तकनीक। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कंक्रीट असल में क्या होता है और इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीक क्या है। हमने अलग अलग इसके बारे में डिस्कशन किया है कि कंक्रीट असल में इसका स्वरूप क्या है, ये स्वरूप क्या लेता है और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं जिससे इस कंक्रीट का निर्माण होता है, इसका महत्व क्या है और इसकी टेक्नोलॉजी हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम कंक्रीट की तकनीकी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। हम किसी भी निर्माण कार्य में, जो भी हम बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, वो उसके निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री का जो प्रयोग करते हुए जो हम कंक्रीट का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी एक तकनीक है और उस तकनीक के बारे में हमने डिस्कशन लास्ट चैप्टर में, लास्ट के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। ठीक है, तो कंक्रीट का डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि कंक्रीट आपका बनता कैसे है। आपने जो लास्ट के चैप्टर में भवन निर्माण सामग्री पढ़ा है, उस भवन निर्माण सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका कंक्रीट का सीमेंट, सी फॉर कंक्रीट, सी फॉर सीमेंट। तो कंक्रीट का सबसे महत्वपूर्ण अंग सीमेंट है, जो कि ये क्या है, बंधक पदार्थ है। बंधक पदार्थ मतलब क्या कि जो बांधने का काम करता है। बांधेगा किसको, जो उसके और अवयव होंगे उनके साथ जो जुड़ेंगे, जिनको हम डालेंगे, जैसे आपका महीन मिलावा और मोटा मिलावा। और सीमेंट को एक्टिवेट कौन करेगा, वाटर एक्टिवेट करेगा। मॉइस्चर, जो हम वाटर की मात्रा मिलाएंगे वो उसको एक्टिवेट करेगा। और सीमेंट और वाटर की जो प्रक्रिया होगी आपस में, एक प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि जलायोजन, जलायोजन की क्रिया कहलाती है। आपके जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अभी आगे एक टर्म आएगा, जलायोजन। तो जो कंक्रीट का निर्माण है उसमें आपने सीमेंट का प्रयोग किया, महीन मिलावे का प्रयोग किया, मोटे मिलावे का प्रयोग किया और किसका प्रयोग किया, पानी का। तो कल के मैंने चैप्टर में, ये आपका सिलेबस है हमारे हाथ में, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन है पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन कुछ चीजें शुरुआती जो बेसिक चीजें हैं वो एज इट इज हैं पिछली बार की तरह। तो सबसे पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया इसमें। उसके पश्चात डिफिनीशन ऑफ कंक्रीट, मैंने कल ही इसके बारे में डिस्कशन कर लिया कि डिफिनीशन क्या होता है कंक्रीट का, और कंक्रीट के बारे में मैंने बृहद तौर पे बता दिया है। उसके बाद था प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण होने चाहिए एक कंक्रीट के। तो कंक्रीट के गुण के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था कल, अच्छा खासा डिस्कशन किया था। उसके बाद था यूजेज ऑफ कंक्रीट, ये आपका जो है पहले ही चैप्टर में आपके बुक में मिल जाएगा ये चीज, यूजेज ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि कंक्रीट का प्रयोग करना अन्य बिल्डिंग मटेरियल की अपेक्षा कितना उचित होता है या कितना लाभकारी है। हम क्यों प्रीफर कर रहे हैं कंक्रीट को, बात यह है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना। और लास्ट में हम आज देखेंगे इसको कि कंक्रीट के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन कल किया था, लेकिन अब बात सिलेबस की है तो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक पे हमें ध्यान देना होगा जो कि आपके सिलेबस में दी गई हैं, और उसको जो आपके उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। तो अब हमें ध्यान देना है इसमें कि कंक्रीट होता क्या है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, कंक्रीट क्या होता है आपका, सीमेंट है सबसे पहला, सीमेंट, ठीक है, जो कि क्या है आपका एक बंधक, बंधक का कार्य करती है। ठीक है, बंधक मतलब बांधने का कार्य करती है। उसके बाद क्या है, मिलावा है, मिलावा है आपका, मिलावे में आपका आता है महीन मिलावा, कल ही मैंने बताया था इसके बारे में, और मोटा मिलावा। और सबसे अंत में है, नंबरिंग कर दे रहे हैं, अंत में है
वाटर, पानी, ये तीन चीजें मिलकर आप क्या क्या करेंगे, कंक्रीट का निर्माण करेंगे। मैंने कल ही बताया था इसके बारे में कि कंक्रीट जो है सीमेंट, मिलावा और पानी, ये तीन चीजें जो हैं हम मिलाएंगे। इसमें सीमेंट आपका क्या करेगा, बंधक का कार्य करेगा, मिलावा आपका महीन मिलावा होगा और एक मोटा मिलावा होगा। इन दोनों का मुख्य योगदान है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें महीन मिलावे मोटे मिलावे में, तो हम किसकी बात करेंगे, जो बालू है आपकी, रेत है, वो आपकी क्या कहलाएगी, महीन मिलावे की कैटेगरी में आएगी। जनरली जो हम प्रयोग करते हैं किसी भी निर्माण कार्य में कंक्रीट को बनाते समय। और मोटा मिलावा क्या होगा आपका, एग्रीगेट, जो आपकी गिट्टी है। अब इसकी अलग अलग साइज आती है, जैसी भी हमें जिस तरह का हमें ग्रेड बनाना होगा और जिस तरह का हमें कंक्रीट बनाना होगा, जहां पे हमें इसकी यूज के हिसाब से इनकी साइज और शेप चेंज होते रहते हैं। तो हम जनरली जो है महीन मिलावे में बालू और मोटे मिलावे में हम किसका प्रयोग करते हैं, गिट्टी का प्रयोग करते हैं। और सबसे अंत में है आपका वाटर। वाटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब मिलावों के लिए। अगर हम सीमेंट की बात करें तो वाटर जो है सीमेंट से क्या करता है, जलायोजन की क्रिया करता है, जनरली हम देखते हैं सर। उसके बाद है आपका सीमेंट, मिलावा और पानी के बाद ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी कंक्रीट बनाएंगे। ठीक है, तो ये कल की बात थी, ये चीजों को मैंने पहले जो है इसके बारे में डिस्कस कर दिया। अब इन चीजों को हम उचित ढंग में मिलाएं, एक उचित मानक पे मिलाएं, एक निश्चित अनुपात में मिलाएं, इस प्रकार से जिसके फलस्वरूप एक टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए कि बेस्ट कंक्रीट कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे और कम से कम लागत में। तो टेक्नोलॉजी जो टर्म आएगी आपकी, वो कैसे आएगी, टेक्नोलॉजी टर्म आपकी कि जो विधि होगी आपकी बनाने की, कंक्रीट के निर्माण की जो विधि होगी आपकी, वो क्या कैसी होनी चाहिए, इसके द्वारा जो प्रोडक्शन होगा कंक्रीट का, उत्पादन जो होगा कंक्रीट का, वो क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता युक्त कंक्रीट। हम क्या करेंगे, उच्च गुणवत्ता युक्त कंक्रीट का प्रयोग करेंगे, उच्च गुणवत्ता युक्त कंक्रीट। हम जो टेक्नोलॉजी अपनाएंगे उस टेक्नोलॉजी में, तकनीक में गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए कंक्रीट की, उच्च होनी चाहिए। और जो लागत, दो चीजें हमें ध्यान देनी है कंक्रीट के निर्माण में, लागत। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम जो मिलावा यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं, अगर हम एक जनरल वे में देखें, सबसे महंगा अगर हमें मार्केट में मिलेगा वो क्या है, आपका सीमेंट है। आपकी जो सीमेंट की जो रेट है मार्केट में, वो सबसे अधिक है। उसके अलावा आपको मिलावा और पानी तो जनरली हर जगह अवेलेबल होता है, हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलावा आपका जो है इस सीमेंट की अपेक्षा सस्ता पड़ता है मार्केट में, और लेकिन सीमेंट की जो मात्रा है वो कम यूज होती है इसकी अपेक्षा। वो आगे डिस्कस किया जाएगा इस बारे में। लेकिन जब एक जनरल वे में हम देखते हैं, जो हम विधि अपना रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम कंक्रीट को, तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी जो होगी हमारी, हम टेक्नोलॉजी टर्म क्यों लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि वो ऐसा स्तर क्रिएट कर रहा है, ऐसा लेवल क्रिएट कर रहा है जिसके द्वारा उस कंक्रीट की जो गुणवत्ता होगी वो क्या होगी, हाई क्वालिटी होगी, हमें चाहिए। और उसकी लागत क्या होनी चाहिए, न्यूनतम। उसकी निर्माण लागत कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। उस न्यूनतम लागत पे कम से कम हम पैसा लगाएं, और उस कम पैसे पे हम जो गुणवत्ता वाली जो कंक्रीट प्राप्त होगी वो क्या होगी, उच्च गुणवत्ता की होगी। हमें इस चीज पे ध्यान देना है। सबसे जरूरी चीजें ये हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आप अगर सुपरवाइज कर रहे हैं किसी भी साइट पर निर्माण कार्य को, तो आपको ये दो चीजें विशेष तौर पे ध्यान देनी होंगी, ताकि आपका पूरा प्रोजेक्ट क्या हो, इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल किस सेंस में कि किसी नियत समय में अधिक से अधिक बेहतरीन निर्माण कार्य आप प्रोवाइड कर सकें। और कंडीशन क्या है इसमें कि आपकी जो लागत होगी वो क्या होगी, न्यूनतम हो। मतलब हम पैसा कम लगाएं, कंक्रीट का प्रोडक्शन बेहतरीन करें, सबसे उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट को जनरेट करें, और उससे जो निर्माण होगा उस बिल्डिंग का, उस निर्माण का लेवल क्या हो कि वो टिकाऊ हो, अस्थायी हो। और जो मानक हम चाहते हैं उस निर्माण के दौरान, वो मानक तय हो पहले से, तो वो मानक वो फुलफिल करे, वो हमारी जो डिमांड है। तो ये चीजें हैं, हमें जनरली, मैंने कल इसको एक जनरल वे में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में।
सीमेंट, मिलावा, पानी और विधि, टेक्नोलॉजी, मैंने दोनों टर्म को लास्ट में जोड़ दिया था और इसके बारे में मैंने बताया कि कंक्रीट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, दोनों का डिफरेंशिएशन मैंने बताया कल। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। आपके सिलेबस में ये आपका पहला चैप्टर, अगर आपके पास बुक होगा तो उस बुक में आपको सारे डिटेल जो है पहले ही चैप्टर में दिए हैं जनरली। तो नोट्स की बात है तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे फिगर ड्रा आउट कर रहा हूँ, जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये चीजें थी कि कंक्रीट और टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम कंक्रीट के गुण की बात करेंगे, ठीक है। जब भी हम कंक्रीट के गुण की बात करते हैं तो पहले हमें जानना चाहिए कि सीमेंट का सबसे बड़ा योगदान है इसमें, इस पूरे कंक्रीट में सीमेंट का सबसे बड़ा योगदान है। मैंने पहले भी बताया है इसमें कि सीमेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये सीमेंट इस पूरे कंक्रीट में सबसे महंगा है, ठीक है। तो ये वाटर के साथ क्या करता है, जलायोजन की क्रिया करता है, ये जलायोजन की क्रिया करेगा और ये शुरुआती दौर में जो जलायोजन होगा ये क्रिया बहुत तेजी से होती है और जैसे जैसे जलायोजन होगा वो कंक्रीट क्या होगा, धीरे धीरे जमेगा और उसका क्या होगा, स्थायित्व मिलती है, ठीक है। तो ये सीमेंट, मिलावा और पानी मिलकर कंक्रीट जो है एक कठोर पिंड का रूप ले लेता है। जहां भी हम इसको प्लेस करेंगे, जहां भी हम इसको रखेंगे वो क्या होगा, जम जाएगा और प्लेस करने के पश्चात क्या होगा, वो मजबूती प्रदान करता है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, टिकाऊपन आ जाता है, ये चीजें हैं। इसके बाद है आपका कंक्रीट के गुण। तो हमें कंक्रीट के गुण में जब भी कोई विचार आता है मन में कि कंक्रीट के क्या गुण होने चाहिए, मैंने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन कंक्रीट जो है आपका दो अवस्थाएं हम देखते हैं कंक्रीट की। किसी भी कंक्रीट को जब भी हम बनाते हैं तो उसकी दो अवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो कंक्रीट जब भी हम निर्माण करेंगे, कोई भी कंक्रीट, तो कंक्रीट में निर्माण हम कर रहे हैं तो सीमेंट, मिलावा, ये चीजें मिला रहे हैं, तो पानी जब मिलेगा उसके पूरे निर्माण में तो क्या होगा, किस अवस्था में होगा, सुघट्य अवस्था में होगा। सुघट्य अवस्था क्या होती है किसी भी कंक्रीट की, जब भी हम इन चीजों को मिला के, जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी अवयव हैं कंक्रीट के, इनको हम जब मिलाएंगे आपस में तो वो क्या होगा कि वो सुघट्य अवस्था कहलाएगी। कंक्रीट की दो अवस्थाएं हो सकती है हमारे पास, पहला सुघट्य अवस्था, दूसरा कठोरीकृत अवस्था, ठीक है। सुघट्य अवस्था मतलब प्लास्टिक स्टेट में होगा वो। उसके बाद है आपका हार्डेंड स्टेट, हार्डेंड स्टेट, ठीक है। ये दो अवस्थाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, एक आपका जो है कठोरीकृत अवस्था है और दूसरा क्या है आपका हार्डेंड स्टेट, यानी कि सॉरी, पहला है आपका सुघट्य अवस्था, दूसरा है कठोरीकृत अवस्था, ठीक है। तो सुघट्य अवस्था होगी और कठोरीकृत, जब हम इन चीजों का तुरंत निर्माण करेंगे किसी भी साइट पे जो हम वर्क कर रहे हैं, उस वर्क करते समय जब भी हम कोई कंक्रीट का निर्माण करते हैं तो जो शुरुआती अवस्था होगी उस कंक्रीट की वो क्या होगी, सुघट्य अवस्था होगी, यानी कि वो फ्लोइंग स्टेट में एक तरह से कह सकते हैं होगा। फ्लोइंग स्टेट मतलब कि हम सुघट्य अवस्था को इस तरह से हम डिफाइन करें कि जिस भी सांचे में उसको ढालना चाहेंगे, उस कंक्रीट को जिस भी पिंड का रूप हम देना चाहते हैं वो शेप हम आसानी से दे पाएंगे, वो अवस्था कहलाएगी सुघट्य अवस्था। तो सुघट्य अवस्था को हमें समझना चाहिए कि सुघट्य अवस्था असल में सिचुएशन क्या है, यहाँ पे जो भी हम कंक्रीट का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सुघट्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें उस कंक्रीट को हम जिस भी शेप में चाहें, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाकर जिस भी शेप में चाहें उस शेप में हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ढाल सकते हैं। जनरली हम अगर कोई निर्माण कार्य देख रहे होते हैं तो हम जनरली कॉलम का जो निर्माण आजकल होता है वो क्या होता है आपका, उस सुघट्य कंक्रीट का ही प्रयोग करके उस फर्माबंदी में डालकर उसको जमाया जाता है और उसके जमाव के द्वारा क्या निर्माण होता है, उस कॉलम का निर्माण होता है या बीम का निर्माण होता है। तो कॉलम और बीम जनरली देखते हैं, वैसे स्लैब भी यूज होता है बहुत ही बृहद तौर पे, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो सुघट्य अवस्था में हम, सुघट्य अवस्था वह अवस्था है जिस अवस्था में हम कंक्रीट को किसी भी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर ढाल सकते हैं, उसको कोई भी स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इसमें सीमेंट, पानी और मिलावा का एक रूप होता है कंक्रीट, तो वो कंक्रीट ले आकर हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आसानी से
ढाल सकते हैं, जो भी रूप देना चाहें, शेप देना चाहें वो हम दे सकते हैं, साइज और शेप। अब इस सुघट अवस्था में एक समस्या आती है, एक क्या कहें हम, दो समस्याएं आती हैं जिसको हमें विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। जो कंक्रीट होती है आपकी, इसके निर्माण में हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो पानी हमें कितना डालना है इस पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यही पानी जो है इन चीजों को जोड़ेगी भी, जलायोजन की क्रिया भी करेगी और उसकी सुघट्यता को प्रभावित करेगी। ये वाटर, जनरली ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पानी जो है उनकी सुघट्यता को ज्यादा डिफरेंशिएट करती है, ज्यादा प्रभावित करती है। तो पानी की जो मात्रा होगी उस पर हमें विशेष ध्यान देना है जब भी हम कोई कंक्रीट का निर्माण करेंगे। तो सुघट्य अवस्था में दो अवस्थाएं, दो समस्याएं आती हैं हमारे पास जिसपे हमें ध्यान देना होगा। एक होती है आपकी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग अगर हम इसको हम बताना चाहें तो पृथक्कीकरण और उत्सर्वण है। पृथक्कीकरण और उत्सर्वण है, दो चीजें हैं, पृथक्कीकरण और उत्सर्वण। इसे कहते हैं हम लोग सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, ये दो अवस्थाएं होती हैं। तो जब भी हम सुघट्य अवस्था की बात करेंगे कंक्रीट की, तो ये सुघट्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें एज ए ऑब्जर्वर, अगर मैं कंक्रीट का निर्माण करवा रहा हूं, हमारे लेबर लगे हुए हैं वहां पे, वो अपना काम कर रहे हैं, वो जैसे से मैं बता रहा हूं अगर वो बना रहे हैं, तो हमें एज ए ऑब्जर्वर कुछ बिंदु हैं जिसपे हमें ध्यान देना होगा कि उस कंक्रीट में ये दो समस्याएं नहीं आनी चाहिए। पहला है आपका पृथक्कीकरण और दूसरा है क्या, उत्सर्वण। तो ये पृथक्कीकरण और उत्सर्वण होता क्या है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये दो अवगुण जो हैं आपके सुघट्य अवस्था में आने के पश्चात, जो सुघट्य अवस्था होती है उस कंक्रीट में ये ज्यादा चीजें ज्यादातर पाई जाती हैं। अगर ये दो चीजें पाई गई तो सीधे सीधे तौर पे आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा उसको सीधे तौर पे प्रभावित करेगी। अगर ये अवस्था आती है तो ये जो चीजें हैं दोनों, जिसे हम कह रहे हैं सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, उत्सर्वण, तो ये दो चीजें अगर आएंगी कंक्रीट में, ये दो चीजें दिखती हैं किसी कारणवश, चाहे वो पानी ज्यादा मिलाने से हो चाहे वो पानी कम मिलाने से हो, पानी की मात्रा, तो सुघट्य अवस्था प्रभावित होगी। और सुघट्य अवस्था जब प्रभावित होगी तो सीधे तौर पे आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी, सूखने के पश्चात, कठोरीकरण अवस्था आने के पश्चात, यानी कि यहां से अगर ये यहाँ पे आएगा, प्रथम क्रिया ये है अवस्था, दूसरी अवस्था ये है, तो सुघट्य अवस्था पहले हमें प्राप्त होगी जो हम तुरंत कंक्रीट बनाएंगे, ताजा कंक्रीट बनाएंगे। तो सुघट्य अवस्था में अगर ये दो चीजें हैं, अगर ये दो चीजें पृथक्कीकरण या उत्सर्वण होता है या दोनों होता है, तो कठोरीकृत अवस्था क्या होगी, प्रभावित होगी। कठोरीकृत अवस्था आने के पश्चात उसका सीधा क्या, किस पे प्रभाव पड़ेगा, उसके स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ ना कहें, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके संपीड़न सामर्थ्य को, इसको कहते हैं संपीड़न सामर्थ्य। संपीड़न सामर्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से एक लॉन्ग टर्म वे में प्रभावित करेगी। जब भी हम कंक्रीट बनाएंगे या उसकी टेस्टिंग करेंगे तो हमें सीधे तौर पे प्रभाव दिखेगा उसका। तो अब बात करते हैं कि पृथक्कीकरण होता क्या है। ये जो सेग्रीगेशन की अवस्था है असल में है क्या। सेग्रीगेशन क्या होता है आपका, जो हम कंक्रीट बना रहे हैं, ताजी कंक्रीट बना रहे हैं, अगर उस ताजी कंक्रीट में हमने अगर कोई भी मिलावे का अनुपात अगर उचित नहीं रहा, हम बार बार क्यों कहते हैं कि उचित अनुपात में मिलाना है, अगर वो अनुपात कहीं से भी परिवर्तित होता है तो ये दो प्रभाव दिखेंगे, पृथक्कीकरण और उत्सर्वण का। तो पृथक्कीकरण क्या होता है, जो मिलावे हैं, या तो आपका महीन मिलावा या मोटा मिलावा, अगर आपका मिलावा
उस कंक्रीट से अलग होगा प्लेसिंग के समय या निर्माण के दौरान, तो क्या होगा, वो सेग्रीगेशन की अवस्था होगी। यानी कि जो मिलावा है अगर उस पिंड से, कंक्रीट पिंड से अलग हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सेग्रीगेशन कहलाएगा, पृथकीकरण कहलाता है। पृथकीकरण किसका होगा, आपके मिलावे का होगा उस कंक्रीट पिंड से, ठीक है। और दूसरी अवस्था है उत्श्रवण। उत्श्रवण क्या होता है आपका, कि पानी से सीमेंट का अलग होना। जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो उस पानी और सीमेंट का अलग होना उस कंक्रीट पिंड से, वो अवस्था कहलाती है, अगर आपका पानी अलग हो रहा है सीमेंट के साथ, तो उत्श्रवण की अवस्था कहलाती है या ब्लीडिंग कहलाती है। तो या तो आपका मिलावा अलग हो या आपका सीमेंट अलग हो, कोई चीज अगर भाग रही है उस सीमेंट से, उस कंक्रीट से दूर जा रही है, तो वो जो अवस्था है, दो अवस्था क्रिएट होती हैं, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। हमें पहचानना होगा, अगर वाटर अलग हो रहा है सीमेंट से तो ब्लीडिंग होगी, जिसे हम उत्श्रवण कर रहे हैं। अगर मिलावा अलग हो रहा है उस कंक्रीट पिंड से तो क्या कहलाएगा, आपका पृथक्कीकरण या सेग्रीगेशन। अगर ये दोनों चीजें होती हैं किसी भी फलस्वरूप, किसी भी रूप से, किसी भी कारणवश अगर ये दो चीजें होती हैं, तो निश्चित तौर पे जो कठोरीकृत अवस्था होगी वो सीधा सीधा किसको प्रभावित करेगी, हमारे कंक्रीट के सामर्थ्य को प्रभावित करेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर हम एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं और हम हमारे गाइडेंस में कोई कंक्रीट का निर्माण हो रहा है, अगर हम तैयार कर रहे हैं ताजी कंक्रीट को, तो हमें निश्चित तौर पे इन चीजों पे ध्यान देना होगा। और वो सबसे जरूरी चीज क्या है कि इनके अनुपात पे ध्यान देना होगा और इनके मिलाने के तरीके को। बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी कंक्रीट की सुघट्य अवस्था को प्रभावित करती है। आप सीमेंट ज्यादा डाल देंगे तो हो सकता है सुघट्य अवस्था प्रभावित हो जाए, आप मिलावा ज्यादा कम अधिक कर देंगे तब भी सुघट्य अवस्था प्रभावित होगी, वाटर ज्यादा डाल देंगे तब तो डायरेक्टली आपको ये चीजें दिखेंगी, अगर आप कम डालेंगे तब भी दिखेगी, ज्यादा डालेंगे तब भी दिखेगी। तो हमें ये चीजों पे, जब भी हम इसका कंक्रीट का निर्माण करेंगे, तो हमें ये तीन चीजों पे के निश्चित अनुपात पे ध्यान देना होगा। जो अनुपात होगा, अगर हम M15 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, तो उसके अनुपात को हम फॉलो करेंगे कि किस अनुपात में कितना कितना डालना है, कि हमें 1 बोरा सीमेंट डालना है, 4 बोरा मिलावा डालना है और 10 लीटर पानी डालना है, वो हमें डिसाइड करना होगा पहले ही। और उसके लिए हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456/2000, इस कोड को हम क्या करते हैं, निर्माण के लिए फॉलो करते हैं। इस कोड में सारी चीजें प्रिस्क्राइब्ड हैं, अच्छे से डिटेल में दी हुई हैं, जिसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई कि कंक्रीट की सुघट्य अवस्था। कठोरीकृत अवस्था क्या होती है? कठोरीकृत अवस्था क्या होती है कि जब कंक्रीट धीरे धीरे जमना शुरू होता है, यानी कि सीमेंट का जलायोजन क्रिया शुरू होगा, तो कठोरीकृत अवस्था कैसे आती है? जो मिलावा है उस सीमेंट के साथ मिलकर पानी के साथ क्रिया करके एक पिंड का रूप ले लेती है। जिस पिंड में हम ढालेंगे उस पिंड का रूप ले लेगी। अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं, हम टेस्टिंग करते हैं लैब में, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से हम क्यूब बनाते हैं, तो ये क्यूब जो है टेस्टिंग के लिए हम रखते हैं। तो ये जो होगा आपका वो कठोरीकृत, जब वो जम जाएगा 24 घंटे जो भी समय हो, 7 दिन, तो वो क्या होगा, आपकी कठोरीकृत अवस्था होगी। और कठोरीकृत अवस्था जो है ये चलती रहती है, सतत चलती रहती है, क्योंकि ये जलायोजन क्रिया जो है शुरुआती दौर में थोड़ा तेज होगा, फिर ये क्रिया धीरे धीरे क्या होगी, घट जाएगी जलायोजन की, लेकिन ये क्रिया चलती रहती है सतत। और कठोरीकृत अवस्था धीरे धीरे प्राप्त होती रहती है उस कंक्रीट की, और सामर्थ्य धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ बढ़ता जाता है कंक्रीट का। तो ये एक खासियत है इस कंक्रीट में। तो ये चीजें थी किसी भी कंक्रीट में उसके गुण को लेकर, इसमें हम बात कर रहे हैं कि कंक्रीट का असल में गुण क्या है, इसको हमने डिस्कस किया है। तो ये दो चीजें जो है हमें हमेशा ध्यान देनी होगी कि सुघट्य अवस्था और कठोरीकृत अवस्था किसी भी कंक्रीट की क्या होती है, जिसको हमें जानना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि कठोरीकृत जो अवस्था होगी आपकी, कठोरीकृत अवस्था के दौरान हमें ध्यान देना होगा कि जब भी कंक्रीट को हम ढालेंगे तो ढालते समय किसी भी सांचे में या किसी भी रूप में उनके बीच कोई पोर्स ना जनरेट हो, यानी कि कोई एयर बबल ना जनरेट हो। अगर वो एयर बबल जनरेट होता है तब भी वो क्या होगा, उसके सामर्थ्य को प्रभावित करेगा। एयर बबल अगर जनरेट होता है तो उसके सामर्थ्य को प्रभावित करेगा, ये समस्या आएगी। और
इसकी जो जल रोधन क्षमता है, यानी कि पानी के निकास की क्षमता, वो भी प्रभावित होगी। अगर इसमें से पानी हम डालते हैं ऊपर से और अगर वह निकल जाता है यहाँ से, तो इसकी सामर्थ्य क्या होगी, एक ठोस पिंड की सामर्थ्य इसकी क्या होगी, वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना होगा कि जो कंक्रीट पिंड हो वो क्या हो, जल रोधी हो। अभी हम इसके गुण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अब एक एक करके हमें हर एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि कंक्रीट का जो आपका गुण होगा वो कैसा होना चाहिए। तो जो भी हम कंक्रीट प्रयोग कर रहे हैं कि वो कंक्रीट जो है इस जो बना रहे हैं उसका अनुपात निश्चित होना चाहिए। उस निश्चित अनुपात से जो हमें सुघट, हम गुण की बात कर रहे हैं तो सुघट अवस्था जो होगी उस दौरान ये दो चीजें मुझे हमें नहीं चाहिए, ये दो चीजें पृथक्कीकरण और उत्सर्वण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो आपके सिलेबस में है, जैसा कि दिया हुआ है इसमें कि यूज ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि जो आप कंक्रीट का प्रयोग कर रहे हैं किसी अन्य बिल्डिंग मटेरियल जो है जिसका हम प्रयोग निर्माण कार्य में करते हैं उसकी अपेक्षा ये कैसे ज्यादा प्रभावी है या इसकी अच्छाइयां क्या हैं, इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो जब भी हम कंक्रीट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें इसका बृहद ज्ञान होना चाहिए, तभी अगर हमें नॉलेज है तभी हम किसी से कंपैरिजन कर पाएंगे किसी अन्य मटेरियल की अपेक्षा। तो अब हम कहते हैं इसमें जनरली होता क्या है कि जो कंक्रीट आपका है इसके ज्यादातर अवयव, चाहे आपका सीमेंट में निर्माण में हुआ चाहे मिलावा हुआ, ये चीजें ज्यादातर हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, चट्टानों से प्राप्त करते हैं। चाहे आपका बालू हुआ चाहे आपकी गिट्टी हुई, इन चट्टानों से रस्टिंग के द्वारा चाहे टूट फूट के द्वारा चाहे हम तोड़ के इकट्ठा करते हैं। तो ये गिट्टी और बालू ज्यादातर क्या होता है आपके वहां से इकट्ठा होते हैं। सीमेंट आपका बंधक का कार्य है इसमें, ठीक है, और पानी एज इट इज है जैसे हम प्राप्त कर लेते हैं हर जगह से। तो ये चीजें जो है कंक्रीट का निर्माण कर रही हैं, और कंक्रीट जो है हम कह रहे हैं कि अन्य जो मटेरियल है उनसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमें पॉइंट को देखना होगा कि पॉइंट असल में है क्या क्या आपके। जो कंक्रीट आपका निर्माण हो रहा है, मैंने कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो कंक्रीट है आपका वह ज्यादा अस्थायी है किसी भी मटेरियल के अपेक्षा। चाहे आप ब्रिक को ले लीजिए, कंप्रेशन स्ट्रेंथ अगर आप चेक करेंगे ब्रिक को और कंक्रीट को, तो आपको कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ आएगी, सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य, वो क्या होगी, कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन पे अधिक आएगी किसकी अपेक्षा, ब्रिक की अपेक्षा। एक सामान्य ब्रिक जो हम यूज करते हैं किसी भी निर्माण कार्य में, उसकी अपेक्षा कंक्रीट का जो टिकाऊपन, सामर्थ्य, वो क्या होगा, अधिक होता है। एक चीज ये है, अगर हम सीमेंट को छोड़ दें, सीमेंट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी चीजें क्या है, हमें इजिली अवेलेबल है हर जगह, हमें हर जगह मिलावे और पानी आसानी से और सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये दो चीजें क्या हैं आपके लिए ज्यादा इजी, अवेलेबल और सस्ते हैं सीमेंट के अपेक्षा। और एक चीज और है कि सीमेंट की जो मात्रा है क्या होगी, कम यूज होती है, लगभग 15 से 20% पूरे आयतन की। अगर सबके कंक्रीट का आयतन हम देखें किसी भी मिक्स के लिए, तो उसका 15 से 20% सीमेंट यूज होता है जनरल। तो वो सीमेंट की जो मात्रा है वो भी क्या होगी, रिड्यूस करती है कहीं ना कहीं। और इसमें मिलावा जो है उसको आयतन प्रदान करता है पूरे कंक्रीट को, जिस भी सांचे में हम डालेंगे उसको क्या करेगा, वो आयतन प्रदान करता है। ठीक है, एक चीज ये है। उसके बाद और भी अच्छाइयां हैं इसकी अन्य पदार्थों की अपेक्षा, जैसे कंक्रीट जो है आपका अग्निरोधी है। अग्नि का प्रतिरोध की, जो अग्नि को प्रतिरोध करने की जो क्षमता है इस कंक्रीट की, वो क्या है आपकी, अधिक होती है। अग्नि को प्रतिरोध की क्षमता क्या है आपकी, अधिक होती है। अगर हम लकड़ी की बात करें या ब्रिक की बात करें, कंक्रीट की अपेक्षा वो क्या होगी, अधिक होती है प्रतिरोध। तो वो उसका जो रेजिस्टेंस पावर होगा किसी भी फायर के अगेंस्ट, वो क्या होगा, हाई होगा। एक चीज ये है। उसके बाद कंक्रीट को फिर हम बात करें अगर, तो इसका जो आयु है, एज, किसी भी सामान्य चाहे हम ब्रिक को ही लेके चलते हैं, तो ब्रिक और कंक्रीट में जो आयु होगी, वो एज जो है निर्माण के पश्चात, वो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, कंक्रीट का ज्यादा होगा। एक चीज ये है कि ब्रिक अगर आप रखते हैं, निर्माण करते हैं, कुछ समय बाद देखेंगे उस ब्रिक में धीरे धीरे क्या होती है, रस्टिंग होने लगती है मौसम के प्रभाव से। लेकिन उसकी अपेक्षा जो कंक्रीट है उस पर जो प्रभाव होगा टेम्परेचर का या एटमॉस्फेयर का, वह कम होता है। और ये दीर्घायु माने जाते हैं इसकी अपेक्षा, उस
ब्रिक की अपेक्षा या किसी भी मटेरियल जो हम निर्माण कार्य में प्रयोग करें, लकड़ी को ही देख लेते हैं हम अगर निर्माण कार्य में प्रयोग कर रहे हैं तो ये चीज है, मतलब वायुमंडल के प्रति जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि अनुरक्षण, मतलब देख रेख। कंक्रीट हमने एक बार बना दिया, अगर हमने कंक्रीट का निर्माण कर दिया एक बार, वो अपना अस्थायित्व प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो कठोर हो चुका है, जम चुका है, हमने किसी बिल्डिंग को निर्माण किया, तो जो उसका जो निर्माण के पश्चात अनुरक्षण होगा वो क्या होगा, आपका अनुरक्षण मतलब देख रेख, मेंटेनेंस, वो क्या होगा, किसी अन्य निर्माण सामग्री की अपेक्षा वो क्या होगा, कम होगा। तो कंक्रीट का जो देख रेख है, अनुरक्षण है, वह कम होता है। इसके पश्चात है जो आपकी ब्रिक की साइज है, वो एक निश्चित शेप होती है। जो जनरली हम ब्रिक यूज करते हैं उसकी एक निश्चित शेप होती है। उस शेप को अगर हमें बदलना हो तो हमें फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें साइज उसका सांचा बनाना पड़ेगा उस साइज का, फिर हम उसको बनाएंगे, फिर हम कहीं ढालेंगे। तो ये एक समस्या है। उसके साथ मोटार अलग से बनाना पड़ता है आपको जोड़ने के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं, आपको ले जाने की भी समस्या है। और जो कंक्रीट है, कंक्रीट आसानी से ये चीजें हैं, हम जहां चाहें वहां पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख के एक साथ मिला के, और हम जिस भी सांचे में चाहें, जिस भी शेप में चाहें, हम आसानी से ढालकर वो निर्माण कार्य पूरा जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। यानी कि टाइम भी कम लेगा और जल्द से जल्द हम निर्माण भी कर सकते हैं अगर ये चीजें इजीली अवेलेबल हैं। जिस क्षेत्र में हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, अगर ये चीजें तीनों आसानी से अगर उपलब्ध हैं, उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं, तो हम इसके द्वारा जो निर्माण होगा वो क्या होगा, आपका कम से कम समय में और उचित मात्रा से हम निर्माण कर सकते हैं। मतलब इफिशियंट समय में हम जल्दी से इसको जो है निर्माण कार्य पूरा कर सकते हैं, हमें आसानी रहेगी इसके द्वारा। इसके पश्चात है कि किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया। एक चीज और है कि डैम प्रूफ होता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया यहाँ पे कि डैम प्रूफ, ये जो आपका कंक्रीट पिंड है, अगर हम इसकी कठोरीकृत अवस्था के दौरान कोई अगर पोर्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि एकदम ठोस है, बीच में कोई छिद्र नहीं है, इसमें एयर बबल नहीं बना था, तो यह क्या माना जाएगा, जलरोधी, पूर्णतया जलरोधी माना जाएगा। उसके बाद जलीय संरचनाओं में भी इसका बहुत यूज होता है। जो जलीय संरचनाएं होती है, यानी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम जनरली, आजकल पुल का निर्माण हुआ, वहां पे कंक्रीट का प्रयोग बहुत ही बृहत तौर पे हो रहा है आजकल। तो ये सारी चीजें थी जो कंक्रीट के गुण के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। तो हमने डिस्कस किया इसमें कि सामर्थ्य पे, संपीड़न सामर्थ्य कैसी होगी, जलरोधी क्षमता या फायर रेजिस्टेंस हुआ, ये सारी चीजों पे हमने अभी तक जो है इसके गुण कंपैरिजन के तौर पे कि किसी अन्य बिल्डिंग मटेरियल की अपेक्षा जो है कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में, यानी कि उसकी तुलनात्मक जब अध्ययन कर रहे हैं हम किसी भी अन्य मटेरियल की अपेक्षा, जैसे ब्रिक हो गया या लकड़ी हो गई या लोहा हो गया, ठीक है, तो उसको निर्माण, वो भी निर्माण में यूज करते हैं और हम कंक्रीट यूज करते हैं, तो उन चीजों में डिफरेंशिएशन हमें साफ दिख रहा है कि कंक्रीट जो है ज्यादा एडाप्टेबल है, हम ज्यादा जो है आसानी से उसको हम एडाप्ट कर सकते हैं, ये चीजें हैं। उसके पश्चात अब अवगुण की बात करते हैं। तो कंक्रीट का एक बहुत बड़ा अवगुण क्या है आपका, इसकी जो तनन सामर्थ्य है, कंक्रीट की जो तनन सामर्थ्य यानी कि डक्टिलिटी, हम बात करें डक्टिलिटी की, तो कंक्रीट का दो चीजें हम देखते हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और डक्टिलिटी। जो ताजी कंक्रीट होगी वो, उसमें हम दो चीजों को ध्यान देंगे, कठोरीकृत अवस्था आने के पश्चात कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली जो है परफॉर्मेंस जो है कंक्रीट का वो बेस्ट होता है, उसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी उसकी हाई होगी। लेकिन डक्टिलिटी का जो प्रभाव है उस कंक्रीट में, जो तनन की सामर्थ्य है वो बहुत ही नगण्य होती है, यानी कि जब तनन बल उस पर पड़ेगा उस कंक्रीट पिंड पर, तो क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा। तब इस अवगुण को दूर करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, किन चीजों का प्रयोग करते हैं, हम लोग बार का प्रयोग करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो कंक्रीट को अगर जनरली अगर हम कठोरीकृत अवस्था में पाते हैं, तो उसमें कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बहुत हाई होगी। किसकी अपेक्षा, डक्टिलिटी, जो उसकी डक्टिलिटी तनन सामर्थ्य है, ठीक है, तनन सामर्थ्य, ठीक है,
तनन सामर्थ्य जिसे कहते हैं, टेंशन स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी ना कहें इसको, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कह लो। टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो दो चीजों पे अवगुण में हमें दो चीजें दिख रही हैं इसमें कंक्रीट की इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। जो कठोरीकृत अवस्था है वो हमें दो चीजों पे या दो बिंदुओं पे अपना ध्यान आकर्षित करवाती है। किसी भी कंक्रीट की जो कठोरीकृत अवस्था है वह हमारा ध्यान दो चीजों पे आकर्षित करवाती है, जिसको हमें जिस तरह से हमने इसके पहले सुगठ अवस्था में दो समस्याएं देखी थी, उसी तरह कठोरीकृत अवस्था आने के पश्चात हमें दो चीजों पे ध्यान देना होगा। एक होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और दूसरा होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि संपीड़न सामर्थ्य और तनन सामर्थ्य। तो हम अवगुण की बात करेंगे और गुण की बात करेंगे। तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस कठोरीकृत अवस्था में पाए जाने वाले कंक्रीट की, वो क्या होगी, हाई होती है। सामान्य कंक्रीट जो आपका जमा हुआ है, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा यानी कि तनन सामर्थ्य होगा वो क्या होगा, कम होता है। कम क्या, नगण्य होता है, मान के चलते हैं हम। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल गया हमें, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, कंक्रीट मिल गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल गया। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आ रहा है वो लगभग जीरो है। जैसे ही तनन बल का प्रभाव पड़ रहा है उस कंक्रीट पिंड पर, वो क्या हो रहा है, उसमें दरारें पड़ जा रही हैं, या फट जा रहा है, या टूट जा रहा है, या फेल कर जाएगा। हो सकता है स्ट्रक्चर आपका फेल कर जाए अगर आपने उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को ध्यान नहीं दिया है तो, या डेवलप नहीं किया है तो अब इस स्ट्रेंथ को हमें डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, तनन छड़ों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, तनन छड़ या टेंशन बार। जब हम इन टेंशन बार का प्रयोग करेंगे उस कंक्रीट में, सुगठ्य कंक्रीट में इसका प्रयोग करेंगे, तो कठोरीकृत अवस्था आने के पश्चात कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आता ही है, साथ में क्या आएगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसमें क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये एक अच्छी बात होगी। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है उस पर लोड पड़ने के पश्चात जब भी इम्पोज होगा कोई लोड, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, फेल होने की या दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारी समस्याएं आजकल हैं कि भूकंप आ जाता है। भूकंप एक बहुत बड़ी समस्या है। भूकंप के दौरान क्या होता है, आपकी जो बिल्डिंग है वो क्या होगी, मूव करती है, ठीक है, एज ए यूनिट मूव करेगी। अगर आपने उस बिल्डिंग में यानी कि जो कंक्रीट युक्त बिल्डिंग बनाया है, जिसमें कंक्रीट की मात्रा अधिकतर यूज किया आपने, अगर उसमें आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं दिया है, उचित मात्रा में उसमें टेंशन बार का प्रयोग नहीं किया है, तो क्या होगा, आपका वो स्ट्रक्चर फेल कर सकता है, या उसमें उसके अंग में अवयव जो हैं बिल्डिंग के, उसमें दरारें आ सकती हैं। जो आपके ज्वाइंट होंगे, चाहे कॉलम हुआ चाहे आपके बीम हुए, उसमें क्या होंगे, दरारें आ सकती हैं। तो ये चीज है, एक साइड इफेक्ट है कह सकते हैं, या इसको हमें अवगुण के रूप में हम इसको देखते हैं, जिसको हमें दूर करना होता है किसी भी कठोरीकृत कंक्रीट में। इसके पश्चात है एक चीज और, कि जो बिल्डिंग होती है, अलग अलग पार्ट होते हैं उसके, तो उसमें हमें जब भी ये क्रिया करेगी जमाव के दौरान, तो क्या होता है कि एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि आपस में जुड़ेंगे और दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो जो ज्वाइंट होगा आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं कभी कभी। तो जब भी बिल्डिंग बनाएंगे हम, तो उस दौरान हमें ये भी ध्यान देना होगा कि उनके बीच में जो गैप रखेंगे हम, जो ज्वाइंट प्रदान करेंगे, वो ज्वाइंट करता है कि जो संकुचन होता है या उनके बीच प्रसार होता है, उसको हम कम करते हैं, उसकी दर को क्या करेंगे, कम करेंगे।
या उसके प्रभाव को खत्म करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ज्वाइंट का प्रदान करते हैं, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें थी हम जिसको ध्यान दे रहे हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या जो ज्वाइंट्स हैं उस ज्वाइंट्स को भी हमें ध्यान देना होगा ताकि प्रसार या संकुचन होने पर उसके बिल्डिंग के किसी अवयव पे कोई प्रभाव ना पड़े या उसमें दरारें ना पड़े, क्योंकि अगर एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, दरारें पड़ जाती हैं जो कि उसके स्थायित्व को प्रभावित करेगी और उसके सामर्थ्य को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। एक चीज और है कि ये कंक्रीट जो है लकड़ी की अपेक्षा वेट, सेल्फ वेट उसकी ज्यादा होती है। अब जब सेल्फ वेट ज्यादा होगा उसका, तो सेल्फ वेट ज्यादा होने से बिल्डिंग की जो सेल्फ वेट, ओवरऑल वेट होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। वहां पे एक चीज और है, और कंक्रीट को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम विशेष प्रोसेस का प्रयोग ना करें तो कंक्रीट का कोई इन अवयवों को कंक्रीट को अलग नहीं कर सकते हैं। लकड़ी है तो आप लकड़ी दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक को आप यूज कर सकते हैं अलग। कंक्रीट को जो अवयव है आप मिलावे को अलग नहीं कर पाएंगे, आप सीमेंट को दोबारा नहीं पा सकते, पानी नहीं पा सकते, क्योंकि अब जो कठोरी की अवस्था है फिर से उस पुरानी अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे अवगुण हैं, और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, गुण के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये आपके लगभग चैप्टर 1 से जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका डिफिनीशन मैंने बता दिया है, पहले ही इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन में सारी चीजें थी कंक्रीट और टेक्नोलॉजी। उसके पश्चात डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज क्या क्या होने चाहिए कंक्रीट के, मैंने आज भी बता किया, एक दिन पहले भी। उसके पश्चात यूजेज ऑफ कंक्रीट है, कंपैरिजन मैंने जो है बिल्डिंग मटेरियल के रिस्पेक्ट में कर दिया, जो अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज भी मैंने बताया उसके बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताया। तो अब ये चीजें हैं। अब इसके बाद अब अगले उसमें चैप्टर में या अगले जब भी टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, किसी भी कंक्रीट में इंग्रेडिएंट, मैंने हालांकि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में, लेकिन अब इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। हमें साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है कि इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं हमारे पास। सीमेंट है बंधक के रूप में, मिलावा है, महीन मिलावा और मोटा मिलावा है, उसके पश्चात है आपका पानी। ये तीन चीजें हैं जिसको हम एज ए इंग्रेडिएंट किसी भी कंक्रीट में यूज कर रहे हैं। यही आपका जो है जो आपका दूसरा टॉपिक होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में। अब इसके सब टॉपिक हैं 2.1 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सीमेंट, सबसे पहले हम बृहद तौर पे किस पे बात करेंगे, सीमेंट के। सीमेंट में क्या है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड। आईएस कोड हम फॉलो करते हैं 456 2000, आईएस 456 2000 कोड को हम फॉलो कर रहे हैं। तो कल हम सीमेंट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे जो भी होगा, और उसमें कोड के मानक के तौर पे जो हम सीमेंट के ग्रेड होंगे या जो भी उसकी अवस्था होगी, सीमेंट कैसे निर्माण होता है, सीमेंट के अवयव क्या क्या होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि भवन निर्माण सामग्री, अगर आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में या पिछले साल या जो भी आपका सेमेस्टर रहा होगा, उस सेमेस्टर में आप सीमेंट के बारे में पढ़े होंगे। तो सीमेंट के गुण अवगुण या जो भी उसकी क्रियाएं हैं, जो भी वाटर के साथ उसका संयोजन है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो देखने में, चाहे कलर को लेके हो, चाहे उसके जमाव के लेके हो, चाहे उसके रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सीमेंट के बारे में क्या है कि हम जनरली हमें इतना ही जानते हैं। अगर हम एक सामान्य आदमी जो व्यवहारिक तौर पे जानता है, सीमेंट को कहेगा कि क्या करता है, वो जमने का काम करता है, वो बंधक का कार्य करता है। हमने भी यही बात बताया अभी तक। लेकिन अब सीमेंट के बारे में डिटेल हमें जानना है तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होगा कि सीमेंट के बहुत सारे ग्रेड मार्केट में आते हैं। तो कल हम इसके ग्रेड के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और सीमेंट के बहुत सारे प्रकार होंगे, इसके रासायनिक फार्मूला होगा, इसका निर्माण कैसे करेंगे हम, कैल्सिलेशन प्रोसेस क्या होता है, कैल्सिलेशन की प्रोसेस यानी कि निष्कापन की जो क्रिया होगी जिसके द्वारा ये सीमेंट का निर्माण होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सीमेंट को लेके हमें जो है अगला टॉपिक होगा। उसके बाद मिलावा आएगा, जिसमें महीन मिलावा होगा आपका, जो हम इस मिलावे में ये बालू के अलावा और भी चीजें आती हैं, रेत आती है, सिल्ट भी हो सकता है, हो तो उनको भी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये डिटेल पढ़ने के पीछे एकमात्र मकसद यही है कि हम इसके बारे में जब डिटेल जान जाएंगे तो इसका उचित प्रयोग भी, एप्लीकेशन हम किसी भी निर्माण कार्य के दौरान आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यही सीमेंट जो है आपका सबसे मुख्य रोल निभाता है पूरे निर्माण कार्य के दौरान, और इसकी लागत सबसे अधिक मानी जाती है। और लागत के रिस्पेक्ट में अगर इसकी आप सही से यूज नहीं करेंगे तो निर्माण कार्य की जो लागत होगी ओवरऑल वो आपकी बढ़ जाएगी, जो कि उचित नहीं है। अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर किसी भी साइट पे ऑब्जर्वर हैं, आपको दिया गया है जिम्मेदारी, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। सीमेंट या जो भी आप मिलावा यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, इसके हर एक पार्ट पे
मुख्य तौर पे ध्यान देना होगा। तो हम कल डिस्कस करेंगे सीमेंट के बारे में डिटेल जो भी होगा। बस टाइम हो गया जी।